आप में से बहुत सारे लोग डीमैट अकाउंट यूज़ करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि डीमैट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं? तो दोस्तों हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि डीमैट अकाउंट में ट्रांजैक्शन किस तरीके से होते हैं, कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन से प्लेयर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इस ट्रांजैक्शंस में। क्या खाली एक स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं होता है जो कि आपके ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक इन्वेस्टा में। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है, तो दोस्तों बेसिकली एक स्टॉक मार्केट होता है जहाँ पे स्टॉक्स खरीदे या बेचे जाते हैं। तो दोस्तों आपका जो स्टॉक मार्केट है वो बेसिकली किसी सब्जी मंडी के जैसा ही होता है। जैसे आप किसी सब्जी मंडी में जाते हो और वहाँ पे आप सब्जी खरीदते हो तो उसके बदले में आपको पैसे देने पड़ते हैं, या कोई सब्जी आप बेचते हो तो उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट भी एक ऐसा ही मार्केट है जहाँ पे शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं। तो बेसिकली किसी भी मार्केट में क्या होता है कि एक बायर होता है और एक सेलर होता है। तो जो बायर होता है वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है और उसके बदले में वो पैसे देता है। तो इस केस में क्या होगा कि बायर जो है वो स्टॉक खरीदता है और उसके बदले में पैसे देता है, और जो आपका सेलर होता है वो स्टॉक बेचता है और उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक फंडा होता है स्टॉक मार्केट के पीछे। तो लेकिन दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शन इतना सिंपल दिख रहा है, ये ट्रांजैक्शन इतना सिंपल है नहीं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स या बहुत सारी एजेंसीज है वो इन्वॉल्व होती है। तो दोस्तों क्या होता है बेसिकली कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके साथ साथ करोड़ों ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली विद इन अ सेकंड उसी टाइम पे होते हैं। तो दोस्तों इतने सारे जो ट्रांजैक्शन है तो अकेला स्टॉक मार्केट पॉसिबल नहीं है, अकेले स्टॉक मार्केट के लिए इतना सारा ट्रांजैक्शन करना। इसलिए स्टॉक मार्केट ने अलग अलग पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व किया है, अलग अलग इंटरमीडिएटरी को इन्वॉल्व किया है आपके इस ट्रांजैक्शन को स्मूथली एग्जीक्यूट करने के लिए। तो दोस्तों हम देखते हैं कि बेसिकली ये ट्रांजैक्शन होता कैसे है। तो दोस्तों पहले तो एक स्टॉक मार्केट होता है जहां पे बायर और सेलर अपना जो स्टॉक बेचते या खरीदते हैं। जब भी कोई आप स्टॉक खरीदते या बेचते हो तो आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे वो स्टॉक खरीद या बेच नहीं सकते। तो उसके लिए आपको एक ट्रेडिंग मेंबर की जरूरत होती है, जिसके थ्रू आप आपका जो भी कोई स्टॉक खरीद या बेच सकते हो। तो बेसिकली पहला इंटरमीडिएटरी आता है आपका ट्रेडिंग मेंबर, जो कि ऑन बिहाफ ऑफ बायर सेलर से स्टॉक खरीदता है और ऑन बिहाफ ऑफ सेलर बायर को स्टॉक बेचता है। तो दोस्तों ये बेसिकली काम होता है ट्रेडिंग मेंबर, जो कि एक इंटरमीडिएटरी एक्ट होता है एक सेलर और बायर के बीच में। तो दोस्तों अब ये तो हो गया आपका ट्रांजैक्शन का। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, कोई भी स्टॉक खरीदते या बेचते हो, तो वो तो होता है ट्रेडिंग मेंबर के थ्रू। लेकिन जब आप स्टॉक खरीदते हो तो वो स्टॉक स्टोर का होता है। पहले जो स्टॉक्स थे उसका एक सर्टिफिकेट मिलता था, आपको एक स्टॉक सर्टिफिकेट मिलता था जो कि फिजिकल फॉर्मेट में होता था और वो आप स्टोर करके रखते थे। लेकिन अब भी जो है ये सारे जो ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन होते हैं। तो इसके लिए अभी एक डिमैटेरियलाइज्ड अकाउंट होता है जिसे हम डीमैट अकाउंट कहते हैं, जहां पे आपके जो स्टॉक्स है वो स्टोर होते हैं। लेकिन बेसिकली ये जो डिमैटेरियलाइज्ड अकाउंट है, ये जो डीमैट अकाउंट है वो होता क्या है। तो बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक डिपॉजिटरी होती है, जो कि इंडिया में एक NSDL और CDSL करके डिपॉजिटरी है। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसने जो डिपॉजिटरी रखी हुई है वो है NSDL, और BSE के साथ जो डिपॉजिटरी है वो है CDSL। तो NSDL और CDSL ये दोनों डिपॉजिटरी है जिनका काम होता है कि आपके जो शेयर्स है उनको स्टोर करके रखना। अब बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि आपके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हाई वॉल्यूम में होते हैं। तो हाई वॉल्यूम में होने के कारण जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो अकेले डिपॉजिटरी नहीं कर पाती है, इसलिए डिपॉजिटरी के साथ साथ अलग अलग पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं जिसे हम DP कहते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ बायर और सेलर जो भी उनके शेयर्स है वो स्टोर करके रखती है। मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम क्या है कि जो भी बायर है या जो भी सेलर है उनके जो स्टॉक्स है, उनके जो शेयर्स है वो ऑन बिहाफ ऑफ बायर और ऑन बिहाफ ऑफ सेलर्स डिपॉजिटरी के साथ वो स्टोर करके रखती है। उसका जो भी मेंटेनेंस है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स करते हैं। तो दोस्तों अब इसके साथ साथ और भी एक इंटरमीडिएटरी आती है, उसका नाम है क्लियरिंग हाउस। तो दोस्तों क्लियरिंग हाउस का काम क्या होता है, जैसे कि मानो आपने कोई शेयर्स बेचा या कोई शेयर्स खरीदा, तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई शेयर्स बेचते या खरीदते हो तो उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है। एक तो आपका स्टॉक जो कि आपके शेयर्स है, और दूसरा होता है पैसा। तो जैसे मैंने कहा कि जो आपके जो स्टॉक्स है वो जब आप खरीदते बेचते हो तो आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाते हैं, जो कि डिपॉजिटरी के साथ होता है, DP के साथ होता है आपके। तो वो तो DP के पास स्टोर हो जाता है। लेकिन आपकी जो पैसों की लेन देन होती है वो किसके थ्रू होती है, तो वो होती है आपके क्लियरिंग हाउस के थ्रू। तो दोस्तों मानो क्या होता है कि कोई बायर है और कोई सेलर है, तो बायर ने तो स्टॉक खरीद लिए और पैसे सेलर को दे दिए, लेकिन
क्या गारंटी है कि जो सेलर है वो स्टॉक देगा? उसके पास पैसे तो आ गए, लेकिन सेलर क्या गारंटी है कि स्टॉक देगा? सेम केस में सेलर ने उसके स्टॉक तो दे दिए, लेकिन क्या गारंटी है कि बायर उसको पैसे देगा? तो दोस्तों ये इसका जो निगोशिएशन का काम है, इसकी जो जिम्मेदारी है वो क्लियरिंग हाउस लेती है। तो जनरली क्लियरिंग हाउस आपके जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें जो आपका मनी इन्वॉल्व होता है उसको मेंटेन करने के लिए क्लियरिंग हाउस की जरूरत होती है। तो बेसिकली दो क्लियरिंग हाउस है, जैसे कि मैंने कहा था एनएसई और बीएसई दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है। जिस तरीके से एनएसडीएल और सीडीएसएल दो डिपॉजिटरी है, एनएसई की डिपॉजिटरी है एनएसडीएल और बीएसई की डिपॉजिटरी है सीडीएसएल, उसी तरह एनएसई का क्लियरिंग हाउस है एनएसई क्लियरिंग और बीएसई का क्लियरिंग हाउस है आईसीसीएल। तो दोस्तों अब क्लियरिंग हाउस भी अकेले ही ये सारा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैंने कहा था कि हाई वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन होते हैं, तो इतना सारा ट्रांजैक्शन क्लियरिंग हाउस अकेले संभाल नहीं सकता है। तो क्लियरिंग हाउस और बायर या सेलर के बीच में और एक इंटरमीडिएटरी आती है, उसको हम कहते हैं सीएम, क्लियरिंग मेंबर। क्लियरिंग मेंबर जो होते हैं इनके एक बैंक्स होते हैं, इनके क्लियरिंग बैंक्स होते हैं। जैसे एक बायर साइड का क्लियरिंग मेंबर हो गया, उनका एक अलग से क्लियरिंग बैंक होगा। जो सेलर साइड का क्लियरिंग मेंबर है उनका एक अलग से क्लियरिंग बैंक होगा। और वो जो क्लियरिंग बैंक है वो जो आपके जो ट्रांजैक्शंस है वो करवाती है। अब दोस्तों आपने ये एक चीज़ देखी होगी, जब भी आप कोई शेयर्स खरीदते हो, तब क्या होता है कि जो आपका स्टॉक्स है वो डायरेक्टली उसी दिन नहीं होता है जमा आपके अकाउंट में, वो जमा होता है T+2 डे में। तो ये क्यों होता है? तो दोस्तों ये होता है इसी क्लियरिंग मेंबर की वजह से। मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हो या कोई स्टॉक बेचते हो, तो मानो आपने कोई स्टॉक खरीद लिया हो और उसके बदले में आपने उसको पैसे पेड कर दिए हो, तो वो पैसे क्लियरिंग मेंबर के पास जाते हैं, जो कि बायर साइड का क्लियरिंग मेंबर होता है। फिर बायर साइड के क्लियरिंग मेंबर से वो क्लियरिंग हाउस में जाता है। क्लियरिंग हाउस का काम होता है दोनों को इंटीमेट करना, कितने इतने अमाउंट का, इतने इतने स्टॉक्स का एक ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग वो जो आपके क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं उनको इंटीमेटेट कर देती है। और जब आपके क्लियरिंग मेंबर को इंटीमेटेट होता है तो आपका क्लियरिंग मेंबर वो ट्रांजैक्शन थ्रू कर देता है। तो दोस्तों ये बेसिकली काम होता है आपके क्लियरिंग मेंबर का। अब दोस्तों हमने अलग अलग टाइप के पार्टिसिपेंट्स, जैसे डीपी देखा हमने, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जो कि आपके शेयर स्टोर करता है। एक टीएम होता है आपका ट्रेडिंग मेंबर, जो भी आप स्टॉक खरीदते या बेचते हो उसका ट्रेडिंग करवाता है। और जो एक होता है सीएम, जो कि क्लियरिंग मेंबर होता है, उसका काम होता है जो आपके पैसों की लेन देन है उसको मेंटेन करना और आपको एक श्योरिटी देना कि आपके पैसे आपको मिल जाएंगे या आपका स्टॉक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली ये जो हमने 3 इंटरमीडिएटरी देखी, ये होती है बेसिकली आपके ब्रोकर्स। इन तीनों का काम करता है आपका ब्रोकर। आप जिस किसी भी ब्रोकरेज हाउस में जाके आप आपका डीमैट अकाउंट खोलते हो या ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो, तो वो ब्रोकरेज हाउस एज ए डीपी, टीएम और सीएम एक्ट करता है आपके लिए। तो दोस्तों आपको बेसिकली समझ में आ गया कि जो डिपॉजिटरी पार्टी, सीएम, ट्रेडिंग मेंबर और क्लियरिंग मेंबर है, इनका काम आपका ब्रोकरेज हाउस करता है। अब बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस का क्या होता है दोस्तों कि वो डीपी होती है, मतलब वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, लेकिन उनके खुद के कोई ट्रेडिंग मेंबर नहीं होते या उनके खुद के कुछ क्लियरिंग मेंबर नहीं होते। तो इन केस में क्या होता है कि वो किसी आउटसोर्सिंग को ट्रेडिंग मेंबर या क्लियरिंग मेंबर अपॉइंट करते हैं। जैसे मानो आपका डीमैट अकाउंट अगर बैंक ऑफ इंडिया में हो रहा, तो बैंक ऑफ इंडिया खाली एक डीपी का काम करती है, उनका खुद का कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो वो खाली आपको डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो बेसिकली एक डीपी है। तो वो उनका टाइप जीईसीएल के साथ है, तो जीईसीएल आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोलती है। तो बैंक ऑफ इंडिया हो गया आपका डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और जीईसीएल हो गया आपका ट्रेडिंग मेंबर। इन केस ऑफ ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स में क्या होता है कि ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, ये जो साइट्स है ये खुद के, इनका खुद का ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है और खुद का डीमैट अकाउंट भी होता है। तो वो लोग आपको दोनों सर्विस एक साथ ही प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों ये बेसिकली डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स है जो कि आपके ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि आपका डीमैट अकाउंट क्या होता है। जैसे कि हमने देखा था कि आपका एक डीपी होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसके पास आपका अकाउंट खोलते हो। तो आपका डीमैट अकाउंट बेसिकली क्या होता है कि आपका जो डीपी होता है उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसे हम डीपीआईडी कहते हैं, जो कि 8 डिजिट का होता है। आपके डीपी के साथ आपके जैसे बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, उनके एक इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं जिसको हम क्लाइंट आईडी कहते हैं। तो डीपी का एक डीपी आईडी हो गया जो कि 8 डिजिट होता है, और आपका एक इंडिविजुअल क्लाइंट आईडी हो गया जो कि 8 डिजिट होता है। इन दोनों का मिला के दोस्तों तैयार होता है आपका डीमैट अकाउंट नंबर। डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी को मिला के होता है आपका 16 डिजिट डीमैट अकाउंट नंबर, जिसे ही हम बीओआईडी कहते हैं, बेनिफिशियल ओनर
आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो BOID यानी आपका डीमैट अकाउंट नंबर होता है, बेनिफिशियल ओनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और जो आपका डीमैट अकाउंट है वो 2 यूनिक आईडी से बनता है। एक तो आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की यूनिक आईडी जो कि 8 डिजिट की होती है, और दूसरा आपका क्लाइंट आईडी जो कि 8 डिजिट का होता है। दोनों का मिक्सअप करके होता है आपका डीमैट अकाउंट नंबर। तो होपफुली दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।